नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के ऑफिशियल मॉडल पेपर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव को आपको दिख रहा होगा इसमें कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 और 2023 का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और साइंस का मॉडल पेपर है। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी मतलब कि वीडियो आप तक पहुँच पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 26 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसका जो ये मॉडल पेपर है, इसका पिछले वीडियो में मैंने 26 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हम आज 27 से क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका आज 27 नंबर से क्वेश्चन मतलब स्टार्ट होगा। पिछले वीडियो में मैंने 26 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, तो आपको पिछला भी वीडियो जाकर देख लेना है, क्योंकि मैं अभी तक साइंस का 9-10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हर रोज़ हर विषय का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। तो आप उन सभी वीडियो को भी देख लेना है। कभी साइंस का, कभी सोशल साइंस का, हिंदी, संस्कृत, सभी का वीडियो अपलोड करता हूँ रोज़। तो आपको देख लेना है उस सभी को। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आप तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो पिछले वीडियो में 26 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है हीलियम होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया था, हीलियम होता है शून्य समूह। जैसे कि आप समझिए, समूह 18 के जो तत्व होते हैं, समूह 18 के तत्व वो शून्य तत्व कहलाते हैं। और समूह 18 में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी समूह 18 के तत्व है। और समूह 18 के तत्व शून्य तत्व कहलाते हैं। हो सकता है हीलियम के जगह नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी भी दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि समूह 18 के जो तत्व होते हैं शून्य तत्व होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और समूह 18 में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये समूह 18 में आ जाते हैं। और नोट कीजिएगा इस बात को कि जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है, ये सभी अक्रिय गैस होता है। और अक्रिय गैस को ही नोबल गैस भी कहा जाता है। इस सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछेगा तो आपको सभी बात को ध्यान में रखना है कि ये जो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। और अक्रिय गैस को ही नोबल गैस भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो का हाईलाइट बता दिया। आपका आज का प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परावर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीला हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज में मिलाएगा तो पीला हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? ये चार ऑप्शन में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी आप नोट करते हुए चलिएगा। आपको वीडियो को रोक कर नोट करते हुए चलना है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो 16 होता है। गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। गंधक बोले तो सल्फर हो जाएगा। गंधक बोले तो सल्फर इसका भी परमाणु संख्या मतलब कि 16 होता है। गंधक यानी सल्फर। आपको कम से कम 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 20 तक आपको रखना चाहिए। मैं आपको एक एक कर
परमाणु संख्या बता रहा हूँ तो आपको उसे नोट कर लेना है। मैंने पिछले वीडियो में सब वीडियो में बताता हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो मतलब कि नहीं देखते हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो हम एक एक कर बता रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। हीलियम का एक हो जाएगा हीलियम, हाइड्रोजन का एक होता है हाइड्रोजन, एक हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक। हीलियम का दो, हीलियम यानी He का दो हो जाएगा, हीलियम का दो। लिथियम का तीन हो जाएगा, बेरिलियम का चार हो जाएगा, बोरोन का पाँच हो जाएगा। आपको सभी को नोट करते हुए चलना है। बोरोन का पाँच हो जाएगा परमाणु संख्या, कार्बन का छः, नाइट्रोजन का सात हो जाएगा, ऑक्सीजन का आठ हो जाएगा, फ्लोरीन का नौ हो जाएगा, नियोन का 10 हो जाएगा, सोडियम का 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा, सिलिकॉन का 14 हो जाएगा, फास्फोरस का 15 हो जाएगा, सल्फर का 16 यानी गंधक, क्लोरीन का 17 हो जाएगा, आर्गन का 18 हो जाएगा, पोटेशियम का 19 हो जाएगा और कैल्शियम का 20 हो जाएगा। 1 से 20 तक मैंने परमाणु संख्या बता दिया है, आपको नोट कर लेना है वीडियो को रोककर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल जल में, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ऑप्शन ए होना चाहिए था यहाँ पर, यह आयनित होता है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय होता है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में निम्नलिखित में से, यानी ऑप्शन दिया गया है 4, उसमें से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो सोना के साथ कॉपर मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है सोना के साथ, कॉपर बोले तो Cu। इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, Cu। सोने के साथ कॉपर को मिलाया जाता है ठोस बनाने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर यानी Cu। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें Na है जो कि NO3 के पास आ गया है, और Ag है कि Cl के पास आ गया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Na है कि NO3 के पास चल गया, Ag है कि Cl के पास आ गया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर, सिलिकॉन क्या है? तो एक उपधातु, मतलब कि एक उपधातु है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वे कहलाते हैं, तो उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। जिसके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। बढ़ते हैं हमारे की ओर। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो ऑप्शन डी यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। बढ़ते हैं हमारे की ओर। मैं आप सभी को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को बनाना है, यानी सॉल्व करना है। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में से कौन अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय कौन है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपको सभी बातों को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके साइंस में पूछे जाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो वीडियो मेरा आपके पास पहुँचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और कमेंट जरूर करिएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन को सही किया है। तो कमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, यानी कि खुशी मिलता है कमेंट करने से। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सही किया। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? ये 4 ऑप्शन में से कौन एल्काइन होता है? तो एल्क जोड़ आइन होता है। एल्क जोड़ आइन होता है एल्काइन। एल्क एल्क हो जाएगा एल्क जोड़ आइन। एल्क जोड़ आइन होता है एल्काइन। तो सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा C2H2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्क जोड़ आइन होता है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है CH3CH3O C2H5 का IUPAC नाम है। CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा? तो CH3। आपको ध्यान देना है इसमें जिसमें OH ऐसे जो OH लगा रहेगा, ऐसे दिया रहेगा OH लगा रहेगा, वो एल्कोहल हो जाएगा। और जिसमें सिर्फ ऐसे लगा रहेगा वो हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। यानी इसमें देखिए आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए कार्बन एक है, कार्बन इसमें एक है, यानी एथिल हो गया। कार्बन एक है तो एथिल हो गया। और यहाँ देखिए कार्बन 2 है, इसमें C2 लिखा है, यानी कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा मेथिल। तो एथिल मेथिल ईथर है, जो बीच में ये लगा हुआ है ये हो जाएगा इस प्रकार जो लगा होता है, इस प्रकार वो ईथर होता है। तो एक बार और अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी को समझ में नहीं आया होगा। इसमें देखिए इस तरफ एक मतलब कार्बन है, एक कार्बन है तो हो गया एथिल, एक कार्बन है तो एथिल हो गया। इस तरफ देखिए 2 कार्बन है, C2 लिखा हुआ है, यानी 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथिल। और ये बीच वाला ईथर होता है, जिसमें ऐसे लगा रहेगा वो हो जाएगा ईथर। और जिसमें इस प्रकार से OH लगा रहेगा, इस प्रकार दिया रहेगा तो हो जाएगा एल्कोहल। इस प्रकार लगा हुआ है, बीच में आपको दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपको सभी बातों को नोट करते हुए चलना है और उसे पढ़ना है, तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट करते हुए चलना है। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा यौगिक जो है कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल। एथेनॉल या बोले तो एथेनॉल या इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल एथेनॉल कहिए या इथेनॉल कहिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मेरे राइटिंग पर नहीं जाना है, इससे ऐसे ही प्रकार लिखा जाता है, इसका कलम ही ऐसा होता है कि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको जो सुनना है और नोट करना है। बढ़ते आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में से कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो इसमें से क्या बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaZnO प्लस OH, NaZnO2 प्लस H2। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सोडियम जो है कि सोडियम जिंक से अभिक्रिया कर रहा है तो Na हो गया सोडियम और Zn हो जाएगा जिंक। और हाइड्रोक्साइड है तो OH हो जाएगा ऑक्सीजन। और यहाँ हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोजन और ऑक्साइड दोनों है तो ऑक्सीजन यहाँ गया और हाइड्रोजन इधर विस्थापित हो गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके बनाता है NaZnO2 प्लस H2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं ये सब जो बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन एकदम 100% सही है, तो आपको इसे नोट करते हुए चलना है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O इसका रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको नोट करना है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या कहीं कहीं आपको सोडियम कार्बोनेट ही सिर्फ देगा, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ये तो हो गया धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग सोडा। अगर कहीं आपसे पूछ ले
खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई बाई आ गया इसमें, खाना कौन बनाती है तो बाई बनाती है, यानी खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो खाना कौन बनाती है तो बाई बनाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात है, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा और HCl 3 होता है, तो आपको 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1:3, 1:3। HNO3 1 होता है, एक और HCl होता है कि 3 होता है। अगर आपको HCl पहले दे देता, अगर HCl पहले दे देता और HNO3 बाद में दे देता, HNO3 बाद में देता तो 3:1 हो जाता, 3:1। लेकिन यहाँ HNO3 पहले दिया है तो 1 पहले हो जाएगा, तो 1:3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगर HCl पहले देता तो 3:1, इस HCl बाद में दे दिया तो 1:3। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारक कहलाता है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो मैंने अम्लीय ऑक्साइड बताया था SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 ये अम्लीय ऑक्साइड है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अम्लीय ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है तो क्षार करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है। और नीला लिटमस पत्र को जो कि है कि लाल करता है अम्ल, तो आपको ध्यान में रखना है कि लाल लिटमस पत्र, लाल लिखा हुआ, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। ये भी दोनों बात याद रखिए क्योंकि दोनों बात पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है, स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है सामान्यतः, तो 7.0 से 7.8 तक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.0 से 7.8। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है, तो जल में विलेय कौन हो जाएगा तो ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ग्लूकोज का आप सभी यानी कि पानी में घोलकर पी जाते हैं, यानी जल में विलेय हो जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नांकित में कौन अमलगम है, निम्नांकित में कौन अमलगम है, तो अमलगम कैसे बनता है, जिसके साथ पारा चल जाएगा, पारा यानी Hg जिसके साथ होगा वो अमलगम होता है। तो Hg देखिए इसमें ऑप्शन बी में है, Na यानी सोडियम के साथ Hg है, यानी अमलगम जिसके साथ पारा जाएगा तो अमलगम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, Na यानी Hg यानी पारा, पारा का सूत्र होता है कि Hg यानी Hg से निरूपित किया जाता है पारा को, तो पारा जिसके साथ होगा वह अमलगम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि Na के साथ है पारा। आपका अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करेगा, यानी विस्थापित कौन करेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम विस्थापित कर देगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे आगे का प्रश्न हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम यहीं तक वीडियो को रोक देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे मतलब कि बचा हुआ प्रश्न को हम आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।